हालांकि इन निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के हैं और आज की हमारी चर्चा की नींव भी यही शब्द हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बदलने के लिए एक नया बिल लाने की तैयारी में है। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत लेख है जिसका शीर्षक है द असॉल्ट ऑन इंडियाज रूरल राइट टू वर्क। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि मनरेगा का मूल स्वरूप क्या था, इस नए बिल में क्या बदलाव हैं और इन बदलावों का ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मनरेगा जैसा कानून, ये विचार आया कहाँ से, इसका संवैधानिक आधार क्या है। देखिए, इसका आधार हमें मिलता है संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अनुच्छेद 41 जो काम के अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा। हाँ, जब संविधान बन रहा था तो इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। एक तरफ समाजवादी विचारधारा के लोग थे जो चाहते थे कि काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट बने, यानी जिसे लेकर कोई भी नागरिक सीधे अदालत जा सके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक मजबूत पूंजीवादी लॉबी थी जो इसके सख्त खिलाफ थी। उनका मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया और इसे निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इन सिद्धांतों को संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा था। अनोखी विशेषता? हाँ, उनका मानना था कि भले ही ये कानूनी तौर पर लागू ना किए जा सकें, लेकिन ये भविष्य की सरकारों के लिए निर्देश के साधन होंगे और देश में आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन मुझे याद है उस समय कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। हाँ, की थी। संविधान सभा के ही एक सदस्य थे KT शाह। उन्होंने इसे पवित्र इच्छाएं यानी पायस विशेष कहकर इसकी आलोचना की। उन्हें डर था कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर रह जाएंगी जिन्हें कोई सरकार गंभीरता से नहीं लेगी। तो फिर ये पवित्र इच्छाएं देश के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम की हकीकत कैसे बनी? इसमें तो दशकों लग गए होंगे। हाँ, करीब 5.5 दशक। इसमें मजदूरों का एक लंबा संघर्ष और कुछ बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम शामिल हैं। असली मोड़ आया 2004 के आम चुनाव के बाद। UPA सरकार के समय? जी, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार बनी तो उसे पूर्ण बहुमत नहीं था। सरकार वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी और वामपंथी दलों ने अपने समर्थन के बदले में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाया उसमें काम के अधिकार का कानून बनाना एक प्रमुख शर्त थी। अच्छा, तो ये एक राजनीतिक जरूरत भी थी। बिल्कुल। उन्होंने इस कानून के मसौदे को तैयार करने में और उसे मजबूत बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरकार 2005 में इसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो इस 2005 के कानून में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना क्रांतिकारी बना दिया? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? इसमें कई अनोखी बातें थीं, लेकिन अगर इसकी आत्मा को समझना है तो बस एक शब्द याद रखना होगा, मांग संचालित, डिमांड ड्रिवन। एक मिनट, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। मांग संचालित का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ये नहीं कह सकती कि सॉरी, हमारे पास बजट खत्म हो गया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसका मतलब था कि काम सरकार के बजट या अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर नहीं था, बल्कि ग्रामीण परिवारों द्वारा काम की मांग पर आधारित था। और अगर कोई काम मांगे? अगर कोई भी वयस्क काम मांगता है तो 15 दिन के अंदर उसे काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है और अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो ये एक कानूनी गारंटी थी, एक अधिकार था। हाँ, हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी, और ये सार्वभौमिक थी, मतलब यूनिवर्सल, हर उस वयस्क के लिए जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। इसमें एक सुरक्षा कवच वाली बात भी थी शायद? हाँ, इसमें एक गहरा लोकतांत्रिक तत्व भी था। अगर किसी के पास खेती या कोई और बेहतर काम है तो वो करे, लेकिन जब उसके पास कोई काम ना हो तो मनरेगा एक सुरक्षा कवच की तरह हमेशा मौजूद था। और महिलाओं की स्थिति पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा, ऐसा मैंने पढ़ा है।
निश्चित रूप से। इसका एक और क्रांतिकारी प्रावधान था, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम समान मजदूरी। ग्रामीण भारत में जहां अक्सर महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसका खर्चा कौन उठाता था, केंद्र या राज्य? इसकी वित्तीय संरचना भी बहुत मजबूत थी। मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। राज्यों की जिम्मेदारी लगभग 10% के आसपास थी। और सबसे जरूरी बात, इसमें विकेंद्रीकरण पर जोर था। यानी पंचायतों की भूमिका। जी, ग्राम पंचायतों को ये अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने इलाके में परियोजनाओं की पहचान करें और उन्हें लागू करें। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ये शायद पूरी पूंजीवादी दुनिया में अपनी तरह का पहला मांग आधारित, अधिकार आधारित कानून था। तो 2005 का कानून अधिकारों, गारंटी और विकेंद्रीकरण की नींव पर खड़ा था। अब आते हैं इस नए बिल पर, विकसित भारत जी-राम जी बिल 2025। स्रोत तो इसे अधिकार चोरी बिल तक कह रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, स्रोत का ये कड़ा शब्द इस्तेमाल करने के पीछे कुछ ठोस कारण है। बदलाव बहुत बुनियादी हैं और वो कानून की प्रकृति को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसे मांग आधारित से आवंटन आधारित बनाया जा रहा है। आवंटन आधारित? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब गारंटी खत्म? अब ये सरकार की मर्जी पर होगा कि कितना पैसा देना है? बिल्कुल। नई बिल में मानदंड वित्तीय आवंटन का प्रावधान है, यानी केंद्र सरकार हर राज्य के लिए पहले से एक बजट तय कर देगी। अगर काम की मांग उस बजट से ज्यादा होती है तो केंद्र की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे, ये तो पूरी तरह से उस गारंटी की जड़ पर ही हमला है, जो मनरेगा की आत्मा थी। सही कहा आपने। और इसका असर राज्यों पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो कैसे? राज्यों पर अब लागत का 40% बोझ डाला जा रहा है। स्रोत के अनुसार ज्यादातर राज्य पहले से ही केंद्रीय कर राजस्व में अपने हिस्से की कमी के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उन पर यह अतिरिक्त बोझ डालना उनकी कमर तोड़ सकता है। इसे ऐसे समझें कि केंद्र सरकार घर के सारे आर्थिक फैसले ले रही है और राज्यों से कह रही है कि 40% बिल तुम भरो, लेकिन घर में क्या बनेगा ये भी हम ही तय करेंगे। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है और यही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दिखाता है। प्रोजेक्ट के डिजाइन से लेकर मास्टर रोल के डिजिटल ऑडिट तक सब कुछ केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी। ये पंचायतों और राज्यों से उनके अधिकार छीन रहा है। तो स्रोत इसे संघीय ढांचे पर हमला मान रहा है। जी, सीधा हमला। इसमें एक और प्रावधान है जो मुझे बहुत अजीब लगा। कृषि के पीक सीजन में, मतलब जब फसल की कटाई या बुआई होती है, उस समय मनरेगा के काम पर रोक। इसका क्या तर्क हो सकता है? जी, और स्रोत इसे ग्रामीण अमीरों यानी बड़े जमींदारों के पक्ष में एक स्पष्ट वर्गीय पूर्वाग्रह के रूप में दिखाता है। लेकिन क्या सरकार का ये तर्क जायज नहीं है कि इससे खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहेंगे, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है? ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। पहली बात, कृषि में मशीनीकरण इतना बढ़ गया है कि वैसे भी काम के दिन कम हो गए हैं। दूसरी बात, मनरेगा का अब तक का पैटर्न ये दिखाता है कि मजदूर पीक सीजन में मनरेगा का काम तभी करते हैं जब या तो उनके पास खेती का काम नहीं होता या फिर वहां मिलने वाली मजदूरी मनरेगा से भी कम होती है। अच्छा। मनरेगा ने असल में ग्रामीण मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी की सुरक्षा दी है, जिससे उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ी है। एक मिनट, ये बहुत गंभीर बात है। मतलब आप कह रही हैं कि कानून जो मजदूरों की मदद के लिए था, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से बड़े जमींदारों को फायदा पहुंचा सकता है। स्रोत का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। जब मजदूरों के पास मनरेगा का विकल्प नहीं होगा तो उन्हें बड़े जमींदारों द्वारा तय की गई कम मजदूरी और शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा महिलाओं पर, जिन्हें कृषि में वैसे भी पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। आजकल तो हर चीज में टेक्नोलॉजी की बात होती है, पारदर्शिता के लिए, एफिशिएंसी के लिए। क्या इस बिल में भी ऐसा कुछ है या यहाँ भी कोई पेच है? बिल में टेक्नोलॉजी का भरपूर जिक्र है। आधार कार्ड लिंकेज, ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति, ये सब अनिवार्य किया गया है। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, कागज पर ही सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत बताता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर की समस्याएं, इन सब वजहों से मजदूरों को बहुत परेशानी हुई है। कई बार हफ्तों महीनों तक उनकी मजदूरी इसी तकनीकी जाल में फंसी रहती है। तो जिसे दक्षता का साधन बताया जा रहा है, वो जमीनी स्तर पर मजदूरों के लिए एक और बाधा बन सकता है। चलिए अब इन कानूनी और तकनीकी बदलावों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत को देखते हैं।
इन सब का उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो रोज कुदाल लेकर काम पर निकलते हैं? स्रोत कुछ ऐसे आंकड़े देता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। मनरेगा में काम करना कोई आसान काम नहीं है। कहीं कहीं महिलाओं को उत्पादकता का मानदंड पूरा करने के लिए एक दिन में 3000 किलोग्राम तक मिट्टी उठानी पड़ती है। 3000 किलोग्राम? जी। इसके बावजूद अगर ज्यादातर राज्यों में 50% से ज्यादा मनरेगा मजदूर महिलाएं हैं, तो ये गहरे कृषि संकट और बेहतर विकल्पों की भारी कमी को दिखाता है। मतलब ये कोई शौक से नहीं कर रहा है, ये मजबूरी और जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ एक और आंकड़ा है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जब हम देखते हैं कि ये मजदूर कौन है, तो तस्वीर और साफ होती है। आदिवासी, जो देश की आबादी का सिर्फ 8.6% है, मनरेगा मजदूरों में उनकी संख्या 18% है। यानी अपनी आबादी के अनुपात से दुगने से भी ज्यादा। हाँ। इसी तरह अनुसूचित जाति मनरेगा मजदूरों में उनकी संख्या 19% है। इसका मतलब है कि 2/3 से ज्यादा मजदूर उन सामाजिक श्रेणियों से आते हैं जिन्हें हमारे संविधान ने विशेष रूप से संरक्षित किया है। तो उनके अधिकारों में कटौती का मतलब सीधे तौर पे संविधान की सामाजिक न्याय की भावना पर हमला है। और चिंता की बात यह भी है कि नए मसौदे में सलाहकार परिषदों से उनका प्रतिनिधित्व भी समाप्त कर दिया गया है। बिल आने से पहले भी क्या मनरेगा अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा था? स्रोत 2014 के बाद की क्या तस्वीर दिखाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत बताता है कि 2014 से ही मनरेगा को लगातार फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 2 करोड़ से बढ़कर 7.7 करोड़ से ज्यादा हो गई। लेकिन इस पर होने वाला खर्च जीडीपी के 0.2% से ज्यादा कभी नहीं हुआ। यानी मांग बढ़ती गई लेकिन आवंटन नहीं बढ़ा। बिल्कुल। आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। 2024-25 में 8.9 करोड़ मजदूरों ने काम मांगा, लेकिन केवल 7.9 करोड़ को ही काम मिला। इसका मतलब करीब 1 करोड़ लोगों को खाली हाथ लौटा दिया गया। जी। 99 लाख मजदूरों को वापस भेज दिया गया। और जिन्हें काम मिला भी, उन्हें पूरे 100 दिन का काम नहीं मिला। औसतन कितने दिन? औसतन परिवारों को 50 दिन से भी कम काम मिला है। इसके ऊपर से मजदूरी का बकाया, जो कभी-कभी 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इस हकीकत के सामने नए बिल में 125 दिन काम देने का वादा तो बस जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। अगर इन सब मुश्किलों के बावजूद लोग अभी भी मनरेगा साइटों पर काम करने आ रहे हैं, तो ये उनकी हताशा को दिखाता है। यह एक जीवन रेखा है जिससे मजबूत करने के बजाय काटा जा रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? देखिए, कुल मिलाकर देखें तो ये बदलाव सिर्फ एक योजना में फेरबदल नहीं है। ये ग्रामीण भारत के साथ राज्य के रिश्ते की परिभाषा ही बदल रहा है। मतलब हम एक अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा से एक आवंटन आधारित, या कह सकते हैं कृपा आधारित सरकारी योजना की तरफ जा रहे हैं। इसे थोड़ा और साफ करें। एक व्यवस्था में नागरिक काम मांगता है क्योंकि ये उसका हक है, उसका अधिकार है। दूसरी व्यवस्था में नागरिक को काम तब मिलेगा जब सरकार के पास बजट होगा और उसकी मर्जी होगी। एक में नागरिक मजबूत होता है, दूसरे में सरकार। और ये बदलाव उस संवैधानिक सपने से दूर ले जाता है। बिल्कुल, जो आर्थिक लोकतंत्र की बात करता था। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगर विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में उन लोगों की आवाज ही शामिल ना हो जिनके लिए वो योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो क्या वो विकास वास्तव में समावेशी हो सकता है? ये विषय न सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शासन, सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों जैसे विषयों की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए भी है जो समझना चाहता है कि विकास की नीतियां कैसे बनती हैं और उनका जमीनी असर क्या होता है। इस पर और जानकारी के लिए और ऐसे ही जरूरी मुद्दों के गहन विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।